हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस के साथ पिछली क्लास का रिवीजन भी हम लोग करेंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले जो कल का क्वेश्चन था, आप लोगों को आंसर देना था, उसका आंसर मूल सर्वनाम कितने हैं? तो मूल सर्वनाम 11 हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, किसे, जो, सो। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है संयुक्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर या फिर लघु स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे गुरु स्वर कहते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। गुरु स्वर को ही दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो है 3 है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर जो हैं 4 होते हैं, ए, ओ और औ। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। लघु स्वर और मूल स्वर ह्रस्व स्वर को कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन है निर्देशक, उपविराम, कोष्टक या फिर विवरण। तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आप लोगों को बताना है कि मूर्धन्य, महाप्राण और अघोष कौन सा वर्ण है। ऑप्शन है छ, ढ, ध, झ। तो आंसर आप लोग दीजिए। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? ट वर्ग के सभी वर्ण जो होते हैं मूर्धन्य वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर ट वर्ण से ठ है। महाप्राण कौन सा होता है? तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है महाप्राण होता है। तो यहाँ पर छ, ठ, ध और छ ये सभी महाप्राण के अंतर्गत हैं, लेकिन मूर्धन्य नहीं है, इसको आप लोग याद रखिए। फिर पूछा है अघोष भी होना चाहिए। तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है अघोष होता है। तो यहाँ पर छ और ठ है, लेकिन यहाँ पर जो छ है ये त वर्ग से है, तालव्य से बोला जाता है। ठ जो है ये मूर्धन्य भी है, महाप्राण भी है और अघोष भी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है पराजय, ओढ़ना, अपवाद या फिर प्रभाव। तो यहाँ पर उपसर्ग जो है ओढ़ना शब्द में नहीं है, इसका राइट आंसर जो है बी होगा। अगला क्वेश्चन है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर जातिवाचक। तो लड़का शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, पानी शब्द का वचन क्या है? ऑप्शन है एक वचन, सदा एक वचन, बहुवचन या फिर सदा बहुवचन। तो पानी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो प्रयागराज व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका राइट आंसर जो है सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है आज्ञा, मार्ग, परिणाम या फिर गृह। गृह का अर्थ होता है घर। तो
तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। आज्ञा सदैव दी जाती है, जैसे आप लोग कहते हैं ना आज्ञा दी गई, आज्ञा दिया गया ये शब्द नहीं होता। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर जो होगा अधिकरण कारक होगा, डी होगा। अधिकरण में ही में, प और पर आते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है के लिए, कर्म को होता है। अपादान अलगाव के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप है, धातु है, व्याकरण है, कर्म है या फिर भाषा है? तो क्रिया का मूल रूप जो होता है धातु होता है, इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन है क्रिया विशेषण शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द या फिर संज्ञा शब्द। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आता है, विशेषण, क्रिया और संज्ञा ये विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। ऑप्शन है उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, बी है ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, सी है मेरे आते ही वर्षा होने लगी, डी है वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। इसका राइट आंसर जो होगा बी है, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। जहाँ पर भी ज्यों, क्योंकि, जिसकी, उसकी, जब, तब, की, जैसे ही, अगर, यद्यपि, यदि, जिसे, जैसी ये शब्द आते हैं, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जंगम का विलोम शब्द है। ऑप्शन है चेतन, सुकर, स्थावर या फिर अगम। तो जंगम का विलोम जो होता है स्थावर होता है। इसका राइट आंसर सी है। आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और चेतन का विलोम जो होता है जड़ होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगम का विलोम जो होता है सुगम होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति या फिर अनुप्रास। जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसका राइट आंसर ए है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, पंक्ति में रस है। वीर रस है, रौद्र रस है, बीभत्स रस है या फिर अद्भुत रस है। तो तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। इसमें अद्भुत रस है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शन है कबीर, सूरदास, जायसी या फिर तुलसीदास। इसका राइट आंसर जो है ए होगा। बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है। आइए अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या फिर बहादुर शाह जफर। तो मिर्जा गालिब जो थे बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर जो क्वेश्चन आपको याद हो रहा है अच्छी बात है, जो ना याद हो क्वेश्चन आप लोग वन लाइनर नोट्स बनाइएगा। इससे आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम हेल्प मिलेगा कि एक बार देखने से ही उसको याद हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ रहता है। तो इसलिए आप लोग वन लाइनर नोट्स ज़रूर बनाइए। इसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिए ईमानदारी के साथ। क्वेश्चन है,
रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार है। इसका राइट आंसर ए है। यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हुई है, र वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन है झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम विलाप या फिर अंधायुग। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना जो है प्रिय प्रवास है। इसका राइट आंसर बी है। इस पे आप लोग स्टार लगाइएगा। साहित्य के लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके साथ ही झरना जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अंधायुग जो है धर्मवीर भारती की रचना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। साहित्य के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसका वन लाइनर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? ऑप्शन है निहार, साकेत, कामायनी या फिर प्रिय प्रवास। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए है, महादेवी वर्मा की कृति निहार है। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन है जायसी, मंझन, कुतुबन या फिर उस्मान। तो मृगावती रचना कुतुबन की है। इसका राइट आंसर सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साहित्य के लिए, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीरास राजसों के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है जगनीक, चंद बरदाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर नरपति नाल। तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद बरदाई हैं, इसका राइट आंसर बी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अली और अली का शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। क्या होगा? दशन, दर्शन, दमन या फिर दामन, कंधा, हिस्सा, भौरा, सखी। तो इसका आप लोगों को बताना है कि अली और अली का सही युग्म क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ है सखी, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, यह कविता डैश लिखी है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ आप लोगों को रिक्त स्थान भरना है। तो यह कविता मैंने लिखी, उस लिखी, तुम लिखी या फिर किसने लिखी। तो यहाँ पर कौन सा शब्द सबसे अधिक उचित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, यह कविता मैंने लिखी। इसका राइट आंसर ए है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोधन रथ, मनधन ओरथ, मनःधन रथ या फिर मनधन रथ। इसका राइट आंसर जो होगा सी है, मनोरथ का संधि विच्छेद मनःधन रथ होता है, आप लोग याद रखिएगा। और मनोरथ में विसर्ग संधि है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग संधि है सदैव, गिरीश, निष्कर्म या फिर संयोग। तो इनमें से विसर्ग संधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, निष्कर्म में विसर्ग संधि है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोधूम शब्द है देशज है, विदेशी है, तद्भव है या फिर तत्सम है। तो गोधूम शब्द तत्सम है, इसका राइट आंसर डी होगा। अब गोधूम का तद्भव जो होता है गेहूं होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
व्यास का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है संगीन, संश्लेषण, समास या फिर संक्षेप। तो व्यास का विलोम जो होता है समास होता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन है कुत्ता चिल्ला रहा है, पूर्ण विराम, नदियाँ गा रही हैं, पूर्ण विराम, कोयल कूक रही है, पूर्ण विराम, घोड़ा हिनहिना रहा है, पूर्ण विराम। तो यहाँ आप लोगों को गलत वाक्य बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा। यहाँ कुत्ता चिल्ला रहा है नहीं होना चाहिए, कुत्ता भौंक रहा है, ये अगर होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर गलत वाक्य दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निंदा का विलोम शब्द है। ऑप्शन है स्तुति, राग, द्वेष या फिर सम्मान। तो निंदा का विलोम जो होता है स्तुति होता है। इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विहान कब आया? वाक्य में त्रुटि बताएं। मात्रा की त्रुटि है, व्याकरण की त्रुटि है, या फिर विराम चिन्ह की त्रुटि है, या फिर काल की त्रुटि है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। यहाँ विराम चिन्ह की त्रुटि है। यहाँ पर विहान कब आया प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, न कि पूर्ण विराम। तो इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? ऑप्शन है गांधी, बांस, पांचवा या फिर आँख। तो वर्तनी की दृष्टि से गलत पूछा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। यहाँ पांचवा पर भी चंद्र बिंदु होना चाहिए। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, यथा समय शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो यथा समय में अव्ययी भाव समास है। इसका राइट आंसर जो होगा डी है। अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है डी है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास के दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, मतलब तीसरा अर्थ देते हैं, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अब कर्मधारय समास में विशेषण विशेष से होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समास बताया गया है। आप लोग इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक है, देख सकते हैं। आप लोग देखकर तुरंत पहचान लेंगे कि कौन सा समास है। बहुत ही आसानी से आप लोग उसे समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानिए। वह खाना खा रही है, रजत ने अखबार भी नहीं पढ़ा जाता, रजत से अखबार भी नहीं पढ़ा जाता, बच्चे से चला नहीं जाता, डी है हम ही उठा लाएंगे। तो यहाँ पर भाववाच्य बताना है, तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, बच्चे से चला नहीं जाता। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वाच्य के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है 4, 1, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाच्य के 3 प्रकार हैं। इसका राइट आंसर जो होगा सी है। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, याद रखिएगा इसको। अगला है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? दिलाना, चलना, उठना या फिर उड़ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, दिलाना। दिलाना मतलब स्वयं से देना नहीं, किसी के द्वारा दिलाया जा रहा है। तो जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे के द्वारा करवाता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण,
सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। आपको यहाँ बताना है कि सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। सच्चे गुणवाचक विशेषण है। ये किसी इंसान की गुण दोष जो होते हैं ये किसी इंसान की विशेषता होते हैं। इसको आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? ऑप्शन है जहरीला, कोमल, उत्तरी, बड़ा। तो यहाँ आपको स्पर्श बोधक विशेषण बताना है कि जिसे आप स्पर्श करके महसूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा स्पर्श बोधक कोमल होता है। तो राइट आंसर बी है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विवृत स्वर है, आ है या फिर अ, ए और औ है या फिर ऊ, बड़ा ऊ, ई, बड़ी ई या फिर ए और ओ है। तो इसमें से विवृत स्वर कौन सा है बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर जो है ए होगा। बड़ा आ जो है ये विवृत है। अ, ए और अ जो है ये अर्ध विवृत है। इसको भी आप लोग याद रखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्ध विवृत है। ऊ और दोनों ऊ और दोनों ई, ऐसे आप लोग याद रखिए, ये समृत है, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए, समृत है। ए और ओ ये अर्ध समृत है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। बड़ा आ जो है ये विवृत है। इसका राइट आंसर ए है। अ, ए और औ अर्ध विवृत हैं। दोनों ई और दोनों ऊ समृत हैं। ए और ओ अर्ध समृत हैं। याद रखिएगा आप लोग, वन लाइनर नोट्स में इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख खुलने के आधार पर स्वर हैं। ऑप्शन है 2, 4, 3 या फिर 1। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्धविवृत। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए कल की क्लास का रिवीजन करते हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर की संख्या है 4 हैं। अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा है, चंपू काव्य है। गद्य और पद्य के मिश्रण को चंपू काव्य कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो हिम तरंगिनी के लिए 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा इसको। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लुंठित ध्वनि है। तो लुंठित ध्वनि र को कहते हैं, इसी को प्रकंपित ध्वनि भी कहते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 है। यहाँ पर स होगा षटकोण वाला, स और ह, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका सही क्रम भी ये है, एग्जाम में इसका सही क्रम भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ओष्ठाकृति के आधार पर
स्वर हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसका आंसर हम आप लोगों को कल बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए इसे, जिससे कि वे भी अपनी हिंदी को मजबूत बना सके और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ये आप सबको पता है कि हिंदी में अगर स्कोर बेहतर है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।